हेलो गाइस, क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसके एक्सप्रेशन किस तरह से लिखे जाते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और एक केमिकल रिएक्शन के लिए इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसको हम रेट लॉ के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट लॉ होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास रेट और लिखा हुआ हो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक से ही। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जैसे तीन फैक्टर हैं मेनली। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसके केस में कॉन्सेंट्रेशन ना होकर प्रेशर हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैटलिस्ट। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। बात करें अगर सबसे पहला फैक्टर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे टॉपिक मैंने जो अभी आपको बताए थे वो सारे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही हैं। देखिए, the rate of a chemical reaction at given temperature may depend on the concentration of one or more reactants and products। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। हमने रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे किस तरह से निकालते हैं, तो वहां पे भी हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही यूज की थी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही हमने फॉर्मूला लिखा था रेट का, आपको ध्यान है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही हमने फॉर्मूला लिया था और इसी एक्सप्रेशन को हमने अलग अलग तरह से लिखा था कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक, चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगी, और इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की टर्म में अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। समझ में आया? मतलब कोई भी रिएक्शन है, आगे एक एग्जांपल भी दे रखा है, इस एग्जांपल से और भी समझेंगे, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, इसका रेट लॉ हम किस तरह से लिखेंगे इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, पहले आगे बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट इक्वेशन, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है तो उसको ही हम रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। जैसे कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, जनरली इंक्रीजेज व्हेन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्शन की रेट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहां से समझना, देखो, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जहां पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये जो हैं वो क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। अब देखो, ये अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ध्यान करें तो यहाँ पे हमने एक जो एक्सप्रेशन पढ़ा था, एक एक्सप्रेशन कौन सा पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखना चाहें, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो थी हमने कैसे लिखी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए और टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, इस तरह से लिखी थी हमने। ठीक है, कांस्टेंट लगाया था आर इक्वल टू के ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। ये मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये पूरा का पूरा कैसा कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल। कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं रेट एक्सप्रेशन की या रेट लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये रेट लॉ क्या है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, लगभग आपको चीज़ें जो हैं वो लॉ ऑफ मास एक्शन जैसी ही दिखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ रेट लॉ में भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज होंगी, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं ये ए और बी जो हैं ये थ्योरेटिकल हम कहाँ से ले लेते थे, ये जो हमारे पास रिएक्शन होती थी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लॉ ऑफ मास एक्शन में यूज करते थे। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। बट इनके एक्सपोनेंट्स जो होंगे आप ध्यान से देखिए, ये एक्स और वाई हैं। एक्स और वाई का मतलब क्या है, ये जो हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी नहीं है, ये एक्स और वाई हैं। यहाँ पे x और y जो एक्सपोनेंट्स हैं, वेयर एक्सपोनेंट्स x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट a एंड b। ये इक्वल हो भी सकते हैं a और b के और नहीं भी हो सकते हैं। किससे डिसाइड होगा, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, द एबव कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये वाला साइन क्या है, प्रोपोर्शनल साइन है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट हमने क्या लगाया, के लगाया। तो रेट इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए इक्वल लगाएंगे तो के लाएगा, के लिख दिया हमने। अब ये के जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला जो इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी इक्वेशन है जी, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देखो रेट का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था, डिक्रीज जो इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाएंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, है ना, चेंज या टाइम टेकन। तो डी मतलब क्या है, डिफरेंशियल कर दिया है, लिमिट टेंड्स टू 0 कर दिया था। तो हमने जो इंस्टेंटेनियस बात की वही यहाँ पे हमने रेट की जगह इसको यूज कर सकते हैं, है ना। रेट लिख दीजिए या फिर इस टर्म को लिख दीजिए, सेम ही बात है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है ये तो हमने किससे बात कर रहे हैं, रेट की जो हमने एक्सप्रेशन निकाले थे उससे निकाल सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड वाले हैं, ये हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली, है ना, एक्सपेरिमेंटल है। ये राइट हैंड साइड वाला जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये वाला एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो एक्सपेरिमेंट से लेंगे, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने जो एक्सपेरिमेंट में यूज की हैं उनसे लेंगे। समझ में आ रहा है, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन और किसमें, रेट लॉ में, दोनों में समझ में आ गया। चलिए आगे बात करें। द इक्वेशन 4.4 विच रिलेट, 4.4 कौन सी वाली, ये वाली, ठीक, विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ की एक नई डेफिनेशन जो हमने बताया था वो पहले पढ़ी थी वही है, इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर दिया है। रेट लॉ इज ए एक्सप्रेशन इन विच द रेट reaction rate is given in term of molar concentration of reactant with each term raised to some power या exponents which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balance equation। तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू जो हैं वो एक्सपेरिमेंट से आएंगी। कैसे आएंगी, एक एक्सपेरिमेंट का डेटा समझिए। एक कोई केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस O2 गिव्स NO2, ये एक रिएक्शन है।
अब यहाँ पे अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूंगा तो इस मुझे एक्सपेरिमेंट की डिटेल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही रेट लॉ लिख दूंगा इसमें। मतलब NO का जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होगी वो 2 होगी और ऑक्सीजन की जो पावर होगी कॉन्सेंट्रेशन की वो 1 होगी। ठीक है, यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको रेट लॉ लिखना चाहूं, अब ये जो है ना वो 2 x और y की वैल्यू 2 और 1 आ भी सकती हैं या फिर 2 और 1 के अलावा भी आ सकती हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट इनको इस रिएक्शन को लेके किया गया। इसमें क्या किया गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मोल पर लीटर में ली गई, ऑक्सीजन की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली गई, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, अब यहां पे इस डेटा को अच्छे से समझना। देखो पहले फर्स्टली क्या किया, NO की कॉन्सेंट्रेशन 0.30 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी ली है, 0.30, और उस टाइम पे इसकी जो इसकी NO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन जो मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, 0.096 मिल रही है मोल पर लीटर, इतना मिल रहा है। अब इसमें क्या किया गया कि इसकी पहले केस में क्या करा, इसको तो रख दिया कांस्टेंट, इसकी O2 की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया और NO की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, 0.30 से 60 किया गया। अब जैसे यहाँ पे ये किया गया तो आप देखो फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है उसकी रेट जो है वो क्या हो गई, 4 टाइम्स से इंक्रीज हो गई। इसको देख लिए 0.096 से 3.84 हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यस और नो। हमने 2 टाइम्स से 2 टाइम इंक्रीज किया, ये 4 टाइम्स हो गया। 4 को मैं 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 ही लिखा गया। चलो आगे देखते हैं। अब सेकंड केस में क्या किया कि जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा गया, जैसे ये कांस्टेंट रखी, और यहाँ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वो क्या है, 2 टाइम्स किया गया, 2 टाइम्स किया गया। ठीक है, 0.30 से 60 किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन के केस में देखो यहाँ पे ये जो है वो कितने टाइम्स हुई है, 2 टाइम्स हुआ। मतलब 2 टाइम्स करने से क्या हुआ, 2 टाइम्स हुआ, मतलब 2 डबल करने से ये कितने टाइम्स हो रहा है सिर्फ, तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, यस और नो। चलो अगर मैं क्या करता हूं, दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देता हूं, मतलब NO की कॉन्सेंट्रेशन भी मैंने डबल की और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी मैंने क्या की, 2 टाइम्स की, 2 टाइम्स, इसको भी 2 टाइम्स। इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप देखेंगे तो ये कितने हो गया है, 8 टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स। 8 टाइम क्यों होगी आप सोचिए। अब बहुत सिंपल है, ये है 2 टू द पावर 2 और ये है 2 टू द पावर 1, ऐसा ही होगा, तभी ये क्या होगा, 8 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स ये हो गई और मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 टाइम्स हो गई। तो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि ये जो है वो 8 टाइम्स हो गई है। ये डेटा हमारे पास ये बता रहा है 0.096 से लेके 0.768 जो है वो 8 टाइम्स हो रहा है। अब इसका मतलब सीधा सा है कि इसका जो है कैसे हो गया है, इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन के NO की पावर कितना लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 अगर मैं NO की जो है कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स कर रहा हूं तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है वो 4 टाइम्स से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब NO की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स कर रहा हूं तो ये 4 टाइम्स हो रही है, यानी कि NO की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 है। मैं यहां से देख के नहीं लिख रहा हूं, मैं कहां से देख के लिख रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट से देख के लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने 2 टाइम्स की है तो जो NO के फॉर्मेशन की रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 टाइम्स ही हुई है। इसका मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस और नो। हम ऐसा बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को हम बोल सकते हैं वो NO के स्क्वायर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक, समझ में आया। तो ये एक्सपेरिमेंट से मैंने क्या लिखा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंट से लिखा है, इस रिएक्शन को देख के नहीं लिखा है। अगर इस रिएक्शन को, बाई चांस वाली बात ये है कि यहाँ पे दोनों ही चीजें इक्वल आ रही हैं,
जैसे यहाँ पे NO की पावर 2 आ रही है ये, और ऑक्सीजन की पावर 1 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 ही है, ठीक है, 1 ही आ रही है। तो ये कोइंसिडेंट की बात है कि ये इक्वल भी आ सकती हैं और इक्वल नहीं भी आती। अगर ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हैं वो कुछ अलग आते तो हम उसी के बेसिस पे ये वाला एक्सप्रेशन लिखते। समझ में आया? चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोल रखी हैं। और फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं KNO की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर 1, ठीक है। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस रेट एक्सप्रेशन इज गिवन। यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट रेट की जगह क्या लिख सकते हैं, -dr डिवाइडेड बाई dt, KNO2 और O2। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से लिया है, और रेट की जगह हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। Okay, next, now we observe that for this reaction in the rate equation derived from the experimental data, ये experimental data से derive हुआ है, ठीक। The exponent of the concentration term are the same as the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। इसमें जो 2NO plus O2 gives NO2 है ना, ये वाली जो रिएक्शन थी, ये वाली जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये वाली जो रिएक्शन थी, इसमें यहाँ पे 2 भी है, ठीक। तो इसमें जो रेट लॉ आ रहा है वो इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनके इक्वल आ गया है, वो बाई चांस की बात है। लेकिन और भी एग्जांपल देखो, सम अदर एग्जांपल्स आर गिवन। जैसे ये रिएक्शन दी है CH3 प्लस Cl2 गिव CCl4 प्लस HCl। अब यहाँ पे जब रेट लॉ देखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखोगे तो यहाँ पे CHCl3 और Cl2 इन दोनों की ही पावर जो है वो 1 आएंगी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से जब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, रेट इक्वल टू K रेट कांस्टेंट, CHCl3 की पावर 1 एंड Cl2 की पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर हैं वो 1 और हाफ हैं, जबकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं वो 1 और 1 हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है या एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है यार, इनको याद रख लेना, ये डायरेक्ट आपसे पूछी जाती हैं कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी से हम निकालेंगे, बहुत सिंपल है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। मॉलिक्यूलरिटी जो आती है वो रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन से आ जाती है। इसके बारे में ही अभी हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये दोनों याद रखना। ये वाला एग्जांपल तो कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये एस्टर है, और एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो इसकी जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है, एस्टर की तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए वाटर का एक्सपोनेंट जो है वो 0 लिखा गया है। ध्यान से देख लो, वाटर का एक्सपोनेंट 0 लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। ये एक्सपेरिमेंटली है, ठीक, समझ में आया? मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब आप जो बैलेंस रिएक्शन है उसको देख के रेट लॉ नहीं लिख सकते, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही होगा, या फिर आपको कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। ओके, in these reactions the exponent of the concentration term are not same as their stoichiometric coefficient, thus we can say that rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम रेट लॉ नहीं लिख सकते। जब तक हमारे पास इस तरह के अगर डेटा मिल जाए, इस तरह से एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेंगे तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी गई है तो हम रेट लॉ नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज थियोरेटिकल बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें हम डिटेल में भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की बात भी करेंगे, कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो निकाली जाती है रेट लॉ से। कैसे? इन द रेट इक्वेशन, जैसे कोई रेट है, ये जो पहले वाली रिएक्शन ली रखी थी ये वाली रिएक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन का रेट लॉ जो है वो ये लिखा। अब इस रिएक्शन का जो रेट है इसमें हमने
प्रोपोर्शनल साइन हटा के ये वाला लिख दिया। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेरिमेंटली इस इनके रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट्स आए हैं उनको सम कर दें, तो वो सम जो है वो ही हमारी क्या कहलाती है, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो x प्लस वाई एक्सपोनेंट्स का सम जो होगा वो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आप क्या कैसे निकालोगे, प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहे हैं, रेट लॉ से निकल रहे हैं। रेट लॉ प्रैक्टिकली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0, 1, 2, 3 इवन फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रिएक्शन ऑफ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने बात बताई थी, जैसे H2O की पावर 0 लिख रही है, तो H2O के साथ में अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो H2O की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। आपको रेट एक्सप्रेशन दे दिए दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, क्या करना होगा, सिंपल सा एक्सपोनेंट्स को सम कर दो। जैसे ए के कितना है एक्सपोनेंट, हाफ, और बी का एक्सपोनेंट्स कितना है 3/2, दोनों को सम करो, ये 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जिसके लिए ये रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ होगा। दूसरा यहाँ पे है ये के a⁻³ 3/2 एंड b⁻⁻1, तो बस सम करना है आपको, कुछ नहीं करना। रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट एक्सप्रेशन देखें, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट्स हैं उनको सम कर दो, +-1। अब इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा हाफ। तो इस रेट एक्सप्रेशन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, हाफ होगी। सिंपल है, समझ में आया। चलिए, ये पैराग्राफ छोटा सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव अस ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ ए रिएक्शन टेक प्लेस सिंस रेयरली ए रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन वन स्टेप। देखो, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो वो रिएक्शन हमें ये नहीं बता रही है कि वो एक स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है तो उससे हम कुछ ज़्यादा चीज़ें मतलब नहीं बता सकते कि ये इसकी मैकेनिज्म क्या रही है। ठीक है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस called mechanism give us a product, the reaction are called complex reaction। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शंस जो एक स्टेप में हो जाती हैं उनको तो एलिमेंट्री बोलते हैं, सिंपल रिएक्शंस बोल सकते हैं। लेकिन जिनकी मैकेनिज्म होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब मैकेनिज्म पढ़ी है आपने रिएक्शंस की, तो एक से ज़्यादा स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना हो तो वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थोड़ा सा और एलेबोरेट करके मैं इनको बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस को। देखो, पहली मैंने बताया एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप एंड विच हैव एक्सपोनेंट इन रेट लॉ इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही स्टेप में हो रही हैं और उनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं जैसे 1, 1 हैं, वो रेट लॉ में भी इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही रेट लॉ में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम बोल देंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कैसी नहीं होंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होंगी, क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, मतलब एक्सपोनेंट की पावर तो 0 आ जाएगी, और 0 का मतलब है कि उसका कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होंगी। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए फ्रैक्शनल ऑर्डर भी नहीं होगा, जीरो ऑर्डर भी नहीं होगा। चलिए, पहली बात तो ये तो एलिमेंट्री वाली बात होगी। एलिमेंट्री तो सिंपल है कि जो भी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो ही रेट लॉ में जनरली मिल जाते हैं। बात आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, एनसीईआरटी में उतनी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ। देखना, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप्स, फॉर दीज रिएक्शन ए मैकेनिज्म इज प्रपोज्ड। एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
For complex reaction, the overall rate of reaction is controlled by the slowest step, which is called rate determining step. एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है. जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, ये जैसे ये एग्जांपल है, NO2Cl gives NO2 plus Cl2. ठीक है. एक्सपेरिमेंटली द रेट लॉ जो है इसका वो क्या होगा, NOCl का, यहाँ पे ये तो 2 लिख रहा है लेकिन यहाँ पे इसका पावर कितना आएगा, एक्सपेरिमेंटली 1 आ रहा है. क्यों आ रहा है 1? उसका आंसर हमें मिलेगा इसकी मैकेनिज्म से. अब मैकेनिज्म जो है इसकी 2 स्टेप में हो रही है. स्टेप फर्स्ट जो है वो स्लो स्टेप है. स्लो स्टेप में क्या होता है, NO2Cl जो है वो NO2 प्लस Cl नेसेंट क्लोरीन बनाता है. ठीक. और NO2Cl अगेन क्या होता है, एक क्लोरीन जो नेसेंट क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन का जो मोल है, क्योंकि 2 मोल यूज हो रहे हैं ना, पहला मोल तो एक क्लोरीन बनाएगा, दूसरा मोल के ऊपर ये क्लोरीन एटम जो है वो अटैक करेगा और यहाँ पे NO2 और Cl2 बनाएगा. ये स्टेप फास्ट है. ठीक है. यहाँ पे जो है वो नेसेंट क्लोरीन का बनना जो है वो स्लो स्टेप है. अब स्लो स्टेप जो होगी वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी. जैसे एक मल्टी स्टेप है, एक आप ऐसे अजूम कर सकते हो, एक कोई फैक्ट्री है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है. मोबाइल में सपोज 3 पार्ट्स लग रहे हैं. 3 पार्ट्स में से 1 2 3 ऐसे मैं बोल सकता हूं. अब यहाँ पे एक पार्ट जैसे बना है ना, एक पार्ट, अब ये सबसे स्लो वाला पार्ट जो है बनाने का काम जो है वो सेकंड स्टेप में होता है. तो ये चाहे कितना ही फास्ट यूनिट बना दे, लेकिन सेकंड वाला जो है वो स्लो बना रहा है, और ये चाहे ये कितना ही फास्ट बना ले, लेकिन फाइनल जो मोबाइल बन के आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने बनेंगे. ऑब्वियसली इतने ही बनेंगे जितने ये सेकंड वाला बना पाएगा, क्योंकि ज़्यादा तो कितने बना लो, लेकिन सारे के सारे जब तक इसके कंपोनेंट जब तक ऐड नहीं हो जाएंगे तब तक कंप्लीट मोबाइल बनेगा ही नहीं. सेम ऐसे ही जो स्लोएस्ट स्पीड है, जैसे यहाँ पे स्लोएस्ट स्पीड ही फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है, इसी तरह से रिमेनिंग जितनी भी फास्ट से हो जाएं, लेकिन स्लोएस्ट स्टेप में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही क्या डिसाइड करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेंगे. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप में कितने मोल यूज हो रहे हैं, इसके आगे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसीलिए रेट लॉ में 1 कोफिशिएंट आएगा. तो स्लोएस्ट स्टेप की जो रेट रिएक्शन होती है वो ही क्या कहलाती है, हमारी रेट लॉ के रेट लॉ में उसके ही एक्सप्रेशंस आते हैं. ठीक है. सो द रेट लॉ फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप इज दिस. इन दिस वे the predicted rate law derived from 2-step mechanism agrees with experimental law. इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट, वैसे तो रेट लॉ हम लिखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेट लॉ को कि वहाँ पे जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंट्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिफरेंट क्यों आ रहे हैं. समझ में आया. तो स्लोएस्ट स्टेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्लोएस्ट स्टेप जो होती है, मल्टीपल स्टेप्स वाली या रिएक्शंस की बात करें या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो स्लोएस्ट स्टेप होती है. पहली बात. दूसरी बात, यहाँ पे देखो ये तो लिखा हुआ है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट. यस, यहाँ पे एक और चीज याद रखा कि वहां पे इंटरमीडिएट नहीं होनी चाहिए. स्लोएस्ट स्पीड तो होनी चाहिए लेकिन इंटरमीडिएट से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो तो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाई नहीं देते. इंटरमीडिएट तो हम क्या है, इमेजिनरी है ना, हमने सोचा है कि ऐसा इंटरमीडिएट बना होगा, लेकिन फाइनली वहां पे रिएक्टेंट के फॉर्म में तो इंटरमीडिएट नहीं होते हैं. तो स्लोएस्ट स्पीड जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहां यहाँ पे रिएक्टेंट जो है NO2Cl वो एज ए रिएक्टेंट है, लेकिन अगर एक ऐसा कोई स्लोएस्ट स्टेप होता जहां पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता, तो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता तो हम रेट लॉ जो है डायरेक्ट नहीं लिख सकते. इफ RDS कंटेन इंटरमीडिएट, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग, इट्स वैल्यू इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग के इक्विलिब्रियम ऑफ द फास्ट रिएक्शन. ठीक है, अज्यूम्ड एज रिवर्सिबल. जैसे एग्जांपल समझिए यार, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है लेकिन ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, ये कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं. देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी
2NO प्लस H2, 2H2 गिव्स N2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन दी। अब एक्सपेरिमेंटली जब इसका रेट लॉ निकाला जाता है तो वो आता है KNO2 टू द पावर 2 और H टू द पावर 1। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो स्टोइकोमेट्रिक, लेकिन हाइड्रोजन की रेट जो है वो इसके 1 एक्सपोनेंट्स के साथ में वेरी कर रही है ना, स्क्वायर के साथ में नहीं है। चलो क्यों है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये भाई रिएक्शन जो होगी वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तब तो इसके जो रिएक्टेंट्स की पावर्स या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वही इसके एक्सपोनेंट्स होते रेट लॉ में, लेकिन यहाँ पे अलग है, तो मैकेनिज्म होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैकेनिज्म हमने देखा, या जो मैकेनिज्म दी गई, तो मैकेनिज्म में यहाँ पे ये 3 स्टेप दी गई, थोड़ा फास्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है, 3 स्टेप बताएंगे। अब इसमें स्लो स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप है। अब सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा भाई, N2O2 की पावर 1 और H2 की पावर 1, यहां तक तो मैंने लिख दिया। लेकिन ये N2O2 जो है ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो मुझे रिएक्टेंट्स में दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है क्या, आपको दिखाई दे रहा है क्या, रिएक्टेंट्स में दिखाई दे रहा है, N2O2 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में तो आप रेट लॉ नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट तो फाइनल प्रोडक्ट में है ही नहीं, तो इसके फॉर्म में आप ना ही रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट में भी नहीं है, ना ही प्रोडक्ट में है, तो ये इंटरमीडिएट्स को कहां से लिखोगे, इस इंटरमीडिएट को आप के इक्विलिब्रियम से लिखोगे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसको निकालोगे। द रेट लॉ फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ये हो गया, ठीक है। द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑफ N2O2, कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। फॉर फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन, अब इसमें हम किसकी रिएक्शन हेल्प लेंगे, फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस की हेल्प लेंगे, ठीक है। KFNO2 गिव्स KBN2, मतलब K इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है, KF डिवाइडेड बाई KB, यही होता है। ओके, अब इसके लिए हमने ये रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन के लिए हमने K इक्विलिब्रियम लिखा, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां से N2O2 जो है उसकी वैल्यू क्या है, KF डिवाइडेड बाई KB और NO की पावर 2, एंड रेट लॉ बिकम, अब NO की पावर 2, अब N2O2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना, इसकी जगह N2O2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, KF डिवाइडेड बाई KB, ठीक, और NO की पावर 2, और यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो H2 लिख ही दूंगा। तो ये अगेन क्या होगा, ये अगेन एक नया कांस्टेंट बन जाएगा K डैश, तो NO की पावर 2 और H2 की पावर 1, यहाँ से हमारा फाइनल रेट लॉ लिखा जाएगा। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जो आ रहा है वो ये आ रहा है। आई थिंक समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है कि स्लोएस्ट स्टेप जो है उसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, और अगर इंटरमीडिएट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे इन फास्ट रिएक्शंस में से, जिसके लिए भी आ रहा हो, जिसमें N2O2 यूज हो रहा हो, जैसे यहाँ पे N2O2 यूज हो रहा है, तो इस रिएक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन को इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स लिखा, और फिर उससे फाइनल हमने रेट लॉ लिखा। ये रेट लॉ हम क्या कर रहे हैं भाई, थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअली तो प्रैक्टिकली ये आया। अब ये प्रैक्टिकली कैसे आया, इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर रहे हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करें। यहाँ पे ये कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन to CO2 and H2O passes through a series of intermediate steps in which alcohol, aldehyde, acids and formed। तो ये मैंने आपको बताया है कि आप एल्केन्स का जब क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो अलग अलग बनते हैं। एल्केन से क्या बनेगा, सबसे पहले एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल से फिर क्या बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड, या फिर ये मैंने आपको ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से बताया है किस तरह से होता है, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, और सबसे लास्ट में जब इसका फाइनल होगा, मतलब और भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन करवाया गया किसी भी हाइड्रोकार्बन का, तो CO2 वाटर बनेंगे। तो एल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फाइनली CO2 एंड वाटर बनता है। लेकिन बहुत सारे स्टेप्स हैं, एल्कोहल है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारी सीरीज होती है, ये सारे के सारे क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं,
ठीक है, मतलब आपने एल्केन को एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दिया, तो फाइनली तो ये प्रोडक्ट दिखेंगे, लेकिन सारे के सारे इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, ये भी बनेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक कोई हाइड्रोकार्बन लो, उसको पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कराओ, तो पहले ये बन जाएगा, बनेगा। केमिकल रिएक्शंस आपने ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट रिवर्स रिएक्शंस एंड साइड रिएक्शंस, जैसे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल यील्ड्स ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर से फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसको हम क्या करते हैं, बाद में स्टीम डिस्टिलेशन से अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे साइड रिएक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, और इनको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। कैसे रेट लॉ निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उनको एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं, थ्रू मैकेनिज्म। समझ में आया? अब इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो हमने रेट कांस्टेंट लिखा है, जैसे k a⁴x एंड b⁴y, ये है। अब ये रेट कांस्टेंट k जो है, इसकी यूनिट किस तरह से लिखेंगे, बड़ी ध्यान से समझना, ये बड़ी अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, जैसे जर्नल रिएक्शन ये वही कंसीडर की जो हमने पहले ले रखी थी, रेट लो हमने लिख दिया है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया है x + y, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n बोल दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें इसी एक्सप्रेशन से, अगर मैं क्या निकालूं, k की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, तो k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट डिवाइडेड बाई इस इक्वेशन से कर दो, k तो इधर ही रहने दो, रेट और इधर ले आओ इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये मैंने इधर ले आए, तो a⁴x एंड b⁴y। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना अच्छे से कि जो ये वाली है रेट, जो है रेट क्या होती, रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन, ये रेट यूनिट ऑफ रेट भी हमने बात की, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट जो थी वो क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। तो हमने ये यूनिट भी हमने प्रीवियस वीडियो में निकाली थी रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने रेट की जो है वो क्या लिखी, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, यही लिख दी। ठीक है, और ये जो है वो क्या है भाई, इन दोनों को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, x + y को मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n लिख दिया। तो ये भी क्या है, ये a और b जो मैंने पैरेंथेसिस में लिख रखे हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोले या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ये, तो कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन दी पावर n क्यों लिखा है, n यहाँ पे क्या है, x और y, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखना, आगे देखो, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट अलग अलग तरह से कर सकते हैं। फाइनली इस तरह से तो हो गया। अब कॉन्सेंट्रेशन की पावर को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, ये ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं k की कैसे लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू द पावर 1 - n, n ऊपर लेके गया तो 1 - n, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की यूनिट जो भी है, सेकंड, मिनट, आवर, कुछ भी लिख सकते हो। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यूनिट जो होगी वो किसकी होगी। अच्छा, इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n डिवाइडेड बाई टाइम की जगह मैं सेकंड लिख दूं तो सेकंड, ये भी लिख सकते हैं हम इस तरह से। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, टेकिंग ऐसा यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर एंड टाइम इज s यानी सेकंड, द यूनिट ऑफ k फॉर डिफरेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्डर आर लिस्टेड। अब जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। n की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया है, बाकी इसमें ये इससे भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू कितनी रखोगे, 0। अब 0 जैसे ही रखी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जो वैल्यू है, जो रेट की वैल्यू है, वो ही किसकी वैल्यू, किसकी यूनिट आ जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो यूनिट आ जाएगी, ठीक। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर अगर हो, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर होगा तो यहाँ पे से दोबारा देख लो भाई, फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो n की जगह 1 लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन। अब ये n की जगह कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गया। 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम मतलब 1 अपॉन टाइम, यही आया,
और 1/टाइम, टाइम की अगर यूनिट आप क्या लिखते हो, सेकंड यूज करते हो, तो सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। किसकी? रेट कांस्टेंट किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सिर्फ इनवर्स इसमें आ जाएगा। सेकंड के लिए सेम इसी तरह से यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी रख दो आप? 2 रख दो, सेकंड ऑर्डर है तो 2 रख दो। तो यहाँ ऊपर से एक कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मल्टीप्लाई बाई टाइम की यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को मैं ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? टाइम की सेकंड, में सपोज सेकंड लिख देता हूँ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये आ गई, देखो ये आ गई, समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट की यूनिट्स लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, आपको इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में पढ़ना ही नहीं है, इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं। रेट के ऑर्डर निकालना है तो सिर्फ आपको क्या देखना है? यहाँ पे ये देखो, यूनिट देखो, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, है ना। ये किसका यूनिट था? देखो यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट वाली जो है वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ आपने यूनिट देखा, आगे की चीजें तो आपको देखनी ही नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर किसका होता? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स अगर होता तो किसका? सेकंड ऑर्डर होता। तो इस तरह के अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जिनको आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो, उस अगर आपको रेट कांस्टेंट के बारे में पता है, उसकी यूनिट के बारे में पता है तो। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? देखो, the number of reacting species, atom, ions or molecule taking part in a elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. Molecularity of reaction का मतलब जितने molecules reactant के पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में कॉलिड करके प्रोडक्ट बनाने में, उन नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? उसकी मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। द रिएक्शन कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की बात करें, जैसे NH4NO2, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 1 हुई। ठीक है, बाईमॉलिक्यूलर मतलब 2 अगर मॉलिक्यूलरिटी होती है उनको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे। साइमल्टेनियस कॉलिजन बिटवीन 2 स्पीसीज, फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अगर ट्राइमोलर होगा, ट्राइमोलर का मतलब 2 NO के और 1 ऑक्सीजन के, तो ट्राइमॉलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये हम किससे निकाल रहे हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 molecules can be collide and react simultaneously is very small. Hence, reaction with molecularity 3 are very rare and slow to proceed. 3 या 3 से ज़्यादा वाली मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शंस बहुत कम होती हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन से ही कॉलिड करती हैं, इससे ज़्यादा तो कॉलिड कर भी नहीं सकती। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा वाली रिएक्शंस, ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in one इज मोर देन 1 स्टेप। जैसे यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी है? 3 + 6 + 1। ठीक है, 1 + 6 + 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम तो एक्सपेक्ट करेंगे 10, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10? क्योंकि 3 डायमेंशंस हैं, तो कॉलिजन 10 डायरेक्शन से कैसे हो सकता है? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। दिस रिएक्शन विच अपीरेंटली सीम्स टू बी 10th ऑर्डर इज एक्चुअली ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में इसकी ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर है। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स
which step control the rate of overall reaction? The equation is can be answered if we go through the mechanism of a reaction. ठीक है, एक्चुअल में वही मैंने आपको ये बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनकी हम रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, मल्टी मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म जो स्लोएस्ट स्टेप होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है मैंने, जैसे मोबाइल का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है। चांसेस टू विन द रिले रेस कॉम्पिटिशन बाई ए टीम डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम। जैसे रिले रेस हो रही है तो उसमें किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जीतने वाला, वैसे फास्ट सब दौड़ रहे हैं लेकिन सबसे स्लो जो दौड़ रहा है उससे डिसाइड होगा कि वो जीतेगी या नहीं जीतेगी कोई टीम। जैसे मैंने मोबाइल वाला एग्जांपल दिया था, वो बेटर एग्जांपल था, इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन ए रिएक्शन कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप जो होती है उसी से हम रेट डिटरमाइन करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, रेट लॉ भी लिखते हैं। कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज कैटलाइज्ड बाय द आयोडाइड आयन इन एल्कलाइन मीडियम। जैसे इसके बात कर लें तो यहाँ पे रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड, इसकी कैसे होगी, आयोडाइड इसका H2O2 और I माइनस है ना, होना चाहिए H2O2 की पावर 2 होनी चाहिए थी, लेकिन H2O2 की पावर यहाँ पे 1 ही है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों है वो इसकी मैकेनिज्म से, जैसे मैंने और भी अभी बताया था एग्जांपल, सेम वैसे ही है कि जो इन दोनों में से बात करें तो इन दोनों में से जो ये वाली स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और ये वाली स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, तो ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी। बोथ द स्टेप्स आर बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस स्पीसीज। IO minus is called as an intermediate since it is formed during the course of the reaction, but not in overall balanced equation. The first step being slow, first step जो slow है, is the rate determining step. Thus, the rate formation of the intermediate will determine the rate of the reaction. ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गया। मॉलिक्यूलरिटी भी आप किससे निकाल पाओगे, जो स्लोएस्ट स्टेप है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो जितने जो रिएक्टेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे ही मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल समरी है इस लेक्चर की। दस फ्रॉम द डिस्कशन टिल नाउ वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। देखो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो even a fraction, but molecularity cannot be zero or non-integer. Molecularity हमेशा क्या होगी, एक नंबर होगा और होल नंबर होगा, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या हो सकती है, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंस जो होता है रेट की, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो होती है ऑर्डर। जबकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि जो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शन नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फ्रैक्शन या जीरो हो सकती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. For complex reaction molecularity has no meaning. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, जैसे ये रिएक्शन है जिनमें मैकेनिज्म है, मल्टीपल स्टेप है, उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी जो है उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखने में जैसे यहाँ ये वाली रिएक्शन है तो इसकी देखने में तो 10 मॉलिक्यूलरिटी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका कोई ज़्यादा मीनिंग रहेगा नहीं, 10 होगी नहीं। ठीक है, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलरिटी को, तो वो क्या है, एक तरह से एक्सप्लेन हो रहा होगा, रेट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही एक्सप्लेन हो रही होगी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो है वो ये मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल है या फिर मीनिंगफुल है, लेकिन मल्टीपल स्टेप या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन।
ठीक है, तो वही वाली पॉइंट है कि जो स्लोएस्ट जो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और उसी से किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड होती है या फिर मॉलिक्यूलरिटी भी उसी से डिसाइड होती है। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये पूरे के पूरे आपके लेक्चर को समराइज करते हैं। यहाँ तो इंटेक्स क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो हमने अभी पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है A+B गिव्स प्रोडक्ट, और उसके लिए रेट लॉ लिखा हुआ है और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रखी है। तो रेट लॉ अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फट से बता सकते हैं। कैसे? जो भी एक्सपोनेंट्स का सम होगा वो ही इसका क्या होगा, रेट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर जो होगी वो कितना होगा, 5/2 या 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows the second order kinetics. If concentration of X increase to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? देखो X से Y का कन्वर्जन जो है ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका रेट लो हम कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू K x टू द पावर 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब इसमें बोल रहा है कि अगर x की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी जाती है तो r डैश क्या होगी, तो हम बोलेंगे x की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन 3x कर दी है, 3 टाइम्स करिए। तो अब r इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 9k और x टू द पावर 2। अब ये x टू द पावर 2 को मैं r लिख सकता हूं, तो ये बोल सकता हूं r इक्वल टू 9 r डैश इक्वल टू 9 इंटू आर। तो ये इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ y जो है वो कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम से इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।